Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to study factors affecting speed of sound in atmosphere. Last lecture में हमने स्पीड साउंड की क्या होती है ये पढ़ाया था आपको, करेक्शन पढ़ाए थे हमने कि जो लाप्लास करेक्शन था वो क्या था, न्यूटन फॉर्मूला क्या था, वो चीज़ें हमने लेक्चर में आपको बताई थी. अब यहाँ पहला पॉइंट जो आता है कि जो साउंड को इफेक्ट करता है वो कौन कौन से फैक्टर हैं, उसमें पहला पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ये लेक्चर कंप्लीटली थियोरेटिकल है, आपको चीज़ें याद करनी है. मैं कुछ लॉजिकल तरीके से आपको ये चीज़ें बताऊंगा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है. कल मैंने बताया था आपको ये होता है रूट गामा आर टी बाई एम. टी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है. ह्यूमिडिटी ये थोड़ा ना कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती है ये चीज. देखो जब कभी बारिश होने के बाद का जो मौसम होता है, बारिश होने के बाद, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है एनवायरनमेंट में. उस टाइम में यदि आप कोई रेडियो स्टेशन सुनते हैं, क्लियर, या कोई भी अगर आप साउंड सुनते हैं तो वो बड़े अच्छे से सुनाई देते हैं आपको. साउंड दूर से आने वाली साउंड बड़े अच्छे से सुनाई देती है, क्लियर. उस वक्त स्पीड जो होती है साउंड की वो बढ़ जाती है, स्पीड साउंड की बढ़ जाती है. उसका रीजन क्या है? विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डेंसिटी डिक्रीज. दिस इज बिकॉज द मोलर मास ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द मोलर मास ऑफ एयर. ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. लोगों को ये लगता है कि अगर मैं एयर और पानी की देखता हूं तो डेंसिटी पानी की ज्यादा है, एयर की कम है. क्लियर. अगर मैं पानी बल्क में लेता हूं और एयर लेता हूं तो डेंसिटी ऑब्वियसली पानी की ज्यादा होगी. लेकिन ह्यूमिडिटी, जिसमें एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है और एक ऐसी एयर जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, मतलब कम ह्यूमिडिटी और ज्यादा ह्यूमिडिटी, मैं दो सेगमेंट ले रहा हूं. एक एयर जिसमें ह्यूमिडिटी कम है, एक दूसरा एयर का सेगमेंट जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है. ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसमें H2O की मात्रा ज्यादा है, क्लियर, अमाउंट ज्यादा है उसमें. ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब यही है कि इसमें ज्यादा ह्यूमिड है, पानी की मात्रा, पानी की ड्रॉपलेट्स जो रह जाते हैं थोड़े थोड़े एयर में, वो ज्यादा है उसमें, क्लियर. तो लोगों को ये आता है कि ह्यूमिड होने की वजह से एयर की डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है, कम होती है, डेंसिटी कम होती है. उसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज द मोलर मास ऑफ वाटर वेपर इज लेस देन द मोलर मास ऑफ एयर. जो मोलर मास होता है वेपर का वो छोटा होता है एयर के मोलर मास से, ये रीजन है. तो यदि आप वेपर को, मतलब H2O को वेपराइज फॉर्म में, अभी तो उसको H2O ही बोलूंगा मैं, समझे ना, वेपर की फॉर्म में यदि मैं एयर के साथ मिक्स करता हूं, H2O को एयर के साथ वेपर की फॉर्म में मैं मिक्स करता हूं, तो बेटा डेंसिटी डिक्रीज होगी. और डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी नीचे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी. समझ में ही बात. तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है ह्यूमिडिटी से. ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. वी नो द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज गिवन बाय V बराबर रूट गामा P बाय रो. बताया था मैंने कल आपको, गामा RT बाय M का रूट. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ P चेंजेस देन रो चेंजेस इन सच अ वे. P है, ये रो है, ये क्या है? रो. If P changes, then rho changes in such a way that P by rho remains constant. Hence, pressure does not have any effect on velocity of the sound as long as temperature is constant. अगर मैं यहां भी देखता हूं, इस इक्वेशन में देख लेते हैं डायरेक्ट. P m is equal to rho r t. मैं कहता हूं कि P बाई रो की बात कर लेता हूं, आर टी बाई एम. इसमें देखो, अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो प्रेशर चेंज करने से रो इस प्रकार से अपने आप चेंज हो जाता है कि P बाई रो की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. P बाई रो क्या है? आर टी बाई एम. और R और M और T में तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, क्लियर. तो P चेंज करने से रो अपने आप इस प्रकार से चेंज होगा कि P बाई रो क्या रहे? कांस्टेंट रहे. तो इसलिए स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यदि टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है साउंड की स्पीड पर.
तो ये चीजें आपको समझ में आई, इसको याद करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन एयर, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि साउंड हमारे कान के लिए किस प्रकार से, ये क्या है अपीयरेंस ऑफ साउंड, मतलब हमको साउंड किस टाइप से फील होता है, वो मैं इस टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूं। एक नॉर्मल आदमी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको सुन सकता है। समझे, कोई साउंड किस प्रकार की होती है, मुझे अच्छी लगती है वो साउंड या खराब लगती है, वो बातें किन किन पॉइंट पे डिपेंड करती है, वो मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको। क्लियर? तो पहले तो साउंड जो एक नॉर्मल पर्सन सुन सकता है वो होती है, अ नॉर्मल पर्सन कैन हियर साउंड इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर ऐसी साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसका नाम होता है इंफ्रासोनिक साउंड। और यदि ऐसा साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है उसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर? कुछ प्रकृति में ऐसे जानवर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं कि जो इस रेंज से बाहर भी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज रेंज से बाहर की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं। जैसे अगर सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो जो राइनोज होते हैं वो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। इसी प्रकार से जो बैट्स होते हैं वो 100 किलो हर्ट्ज इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। क्लियर? इस फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते हैं। हमारी रेंज क्या है, नॉर्मल इंसान की रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर? अब इसके बाद जैसे कि अपीयरेंस पे हमने बात की, द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 पैरामीटर्स। वो 3 पैरामीटर्स क्या है? पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। क्लियर? पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। पिच जो होता है किसी साउंड की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होता है? फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस इंटेंसिटी से रिलेटेड होता है, इंटेंसिटी। और क्वालिटी वेव फॉर्म से रिलेटेड होता है। मतलब अगर हम शब्दों में बात करेंगे, मतलब एक ऐसा बंदा जिसको जो फिजिक्स नहीं पढ़ता है, समझे ना, जिसको पता नहीं है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म, ये तो फिजिक्स के टर्म है। क्लियर? एक जैसे कोई बंदा है जो म्यूजिशियन है, म्यूजिक बनाना चाहता है, तो वो इन चीजों से अवगत नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट वे में क्या है, इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वेव फॉर्म क्या है, ये नहीं पता उसको। लेकिन आवाज की क्वालिटी, आवाज किस तरीके से चेंज की जा सकती है, साउंड किस तरीके से मधुर बनाई जा सकती है, उसको बड़े अच्छे से पता होता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि अपीयरेंस हमारी कानों के लिए किस प्रकार से वो अल्टर कर सकता है किसी साउंड की। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है पिच, वो पिच बोलता है कि इस साउंड की पिच बहुत ज्यादा है, इसको कम करो पिच को। क्लियर? दूसरा, लाउडनेस, वो लाउडनेस शब्द यूज करता है। जिसको पता होगा, फिजिक्स जो पढ़ता होगा, जो फिजिक्स में इन चीजों को स्टडी करेगा, वो इंटेंसिटी बोलेगा। और जो एक म्यूजिशियन होगा वो बोलेगा लाउडनेस, इस वाली वॉइस की लाउडनेस कम करो या इसकी ज्यादा करो, वो लाउडनेस में बात करते हैं। मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, लाउडनेस इंटेंसिटी से रिलेटेड है। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाउडनेस ज्यादा होगी। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। पिच ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, क्वालिटी, वेव फॉर्म। तो इन तीनों चीजों को अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। ओके, तो ये जो पिच मैंने अभी बताया आपको, पिच और फ्रीक्वेंसी किस तरीके से रिलेटेड होती है, क्या होता है पिच? पिच ऑफ अ साउंड इज दैट सेंसेशन बाय विच वी डिफरेंशिएट अ बफेलो वॉइस विद कैट्स वॉइस। पिच एक ऐसा सेंसेशन है जो हमारे कान को फील होता है दो वॉइस में, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक मोटी आवाज में और पतली आवाज में। समझे ना? एक जैसे कि बफेलो की आवाज में और एक कैट की आवाज में जो डिफरेंस हम क्रिएट कर पाते हैं जिस सेंसेशन की वजह से, उसका नाम पिच है। क्लियर? अ मेल वॉइस इज ऑफ लो पिच एंड अ फीमेल वॉइस हैज हायर पिच। दिस सेंसेशन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द साउंड। साउंड में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी
की वजह से ये सेंसेशन आता है। समझे? अगर डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच बड़ी होगी, अगर डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी छोटी है तो पिच छोटी होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच। अगर डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी किसी साउंड में बड़ी है, क्लियर, तो उसकी पिच बड़ी होगी, और डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी यदि छोटी है तो उसकी पिच छोटी होगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं बफेलो वॉइस, उसमें डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी छोटी होती है, बफेलो वॉइस में डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी छोटी होती है, तो इसलिए बफेलो वॉइस की पिच छोटी होगी। लेकिन अगर मैं कैट की बात करता हूं, कैट में अगर पिच की बात किया जाए वो पिच ज्यादा आएगी, क्योंकि उसके साउंड में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हायर है, बड़ी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? अब इसके बात करते हैं हम लाउडनेस। लाउडनेस होता है कि कोई साउंड मुझे कानों में कितना पेन फील करा रहा है। ज्यादा पेन फील कराएगा तो मैं कहूंगा कि ये ज्यादा लाउड है। क्लियर? तो लाउडनेस रिलेटेड होता है इंटेंसिटी से, लेकिन ऐसा नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, बीटा बराबर 10 log I by I नोट। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। ये डेसिबल ने दिया था, और ये जो लाउडनेस है इसलिए उसकी यूनिट भी डेसिबल है, ये डीबी, डेसिबल में उसको काउंट किया जाता है लाउडनेस को। ये इंटेंसिटी पे इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार वेरी करता है, 10 log I by I नोट। आई नोट क्या है? सम रेफरेंस इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि आई नोट कितना है। फिर आपसे पूछेगा कि यदि आई इतना हो जाए आई नोट के रेस्पेक्ट में तो लाउडनेस बताओ कितनी आ जाएगी। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है क्वालिटी वेव फॉर्म, मतलब क्वालिटी। नेक्स्ट अपीयरेंस क्या है? क्वालिटी, जिसको हम फिजिक्स में टेक्निकल नाम जिसका होता है वेव फॉर्म। समझिए, टेक्निकल नाम है इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म। इन तीन फैक्टर से ये क्वालिटी, लाउडनेस और पिच वाले सेंसेशन चेंज होते हैं। तो अब मैं बात करता हूं क्वालिटी की। क्वालिटी कुछ इस टाइप का सेंसेशन है जैसे कि देखो, सुनो, जैसे हारमोनियम जो होती है, पियानो जो होती है, पियानो, उसमें यदि एक साइड से मैं फिंगर को रख के ऐसे दूसरी साइड तक लेके जाता हूं तो वो जो साउंड आती है उसमें जो मेरे कान तक फ्रीक्वेंसी जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी जैसे पहले वाले पे टच होगा, फिर दूसरे पे टच होगा, फिर तीसरे पे टच होगा, फिर आगे टच होगा, तो वो कुछ एक फिक्स लॉ गवर्न करती है। समझे ना? ये जो फ्रीक्वेंसी मेरे कान तक जाएंगी ना ऐसे करने से, पियानो पे उसकी जो की होती है, कीबोर्ड जो होता है, उस पर अगर मैं फिंगर को ऐसे टच करता हूं एक एंड से दूसरे एंड तक, तो जो फ्रीक्वेंसी मेरे कान तक आएंगी वो फ्रीक्वेंसी एक फिक्स लॉ होगा उनमें। समझे ना? एक ऑर्डर होगा उनमें, एक फिक्स ऑर्डर होगा उनमें, तो इसलिए वो आवाज मेरे कान को अच्छी लगती है। क्लियर? उसमें एक ऑर्डर है फिक्स, तो यानी वो क्वालिटी वाली वॉइस है। लेकिन अगर रैंडमली किसी एक बच्चे को बैठा देता हूं, वो ऐसे रैंडमली किसी भी कीबोर्ड पे हाथ रखता है, किसी भी रैंडमली, वो वॉइस मुझे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उस वॉइस में अब जो मेरे कान तक वॉइस जा रही है, जो साउंड मेरे कान तक जा रहा है, जो फ्रीक्वेंसीज मेरे कान तक जा रही है, उसमें कोई लॉ नहीं है, वो रैंडम है, उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, वो डिसऑर्डर फ्रीक्वेंसी मेरे कान तक जा रही है। क्लियर? अब ये दो केस लिए मैंने, एक बच्चे ने एक बार ऐसे फिंगर को उस पर रखा और फिर दूसरी बार रैंडमली ऐसे नहीं कि वो कोई सॉन्ग प्ले कर रहा है। जब कोई सॉन्ग प्ले किया जाता है तो वो एक फिक्स की के बाद ही फिक्स की दबाता है, और कितनी देर तक प्रेस करना है वो फिक्स होता है। क्लियर? अगर मैं बच्चे को जिसको पियानो बजाना नहीं आती है वो रैंडमली की को, कोई सी भी की को दबाएगा, अब जो साउंड आएगी वो क्वालिटी वाली नहीं होगी। किसके रेस्पेक्ट में? यदि आप एक फिक्स ऑर्डर मेंटेन करते हुए प्रेस करते हो की को, वो क्वालिटी वाली वेव होगी। क्लियर? तो यदि आपके कान तक जो फ्रीक्वेंसी आती है वो एक फिक्स लॉ गवर्न करती है, फिक्स कोई भी हो सकता है वो, तो उसको आप कहोगे कि क्वालिटी वाली वॉइस है। और अगर कोई लॉ गवर्न वो नहीं करती है तो आप कहोगे कि उसमें क्वालिटी नहीं है, उसका वेव फॉर्म अच्छा नहीं है। तो जो भी क्वालिटी वाली वॉइस होगी उसका वेव फॉर्म रिपीट करता है एक दूसरे को। समझे ना? वो वेव फॉर्म रिपीट करेगा, एक फिक्स ऑर्डर में आएगा, जैसे कि ये साइनसोइडल ऑर्डर है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे वेव फॉर्म बना सकता हूं मैं, जैसे इसको यहां से रब कर देता हूं, ध्यान से देखें, और क्या क्या बनाया जा सकता है। जैसे ये ऑर्डर है, एक हाई एम्पलीट्यूड, दो छोटे एम्पलीट्यूड, फिर हाई एम्पलीट्यूड, दो छोटे एम्पलीट्यूड, फिर हाई एम्पलीट्यूड, ये भी ऑर्डर है। क्लियर? इस प्रकार से आप इसको भी कह सकते हो, इसको भी मैं एक ऑर्डर बना सकता हूं। ये भी क्वालिटी वाली वेव है।
क्योंकि इसमें भी ऑर्डर है आने वाली फ्रीक्वेंसी। लेकिन रैंडम अगर मैं कर देता हूं जिसमें कोई लो कमांड नहीं होगा तो वो एक क्वालिटी वाली साउंड नहीं होगी। तो क्वालिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? वेव फॉर्म से। ये वेव फॉर्म कहलाते हैं। अगर वेव फॉर्म ऐसा है कि जो ऑर्डर्ड वे में आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वालिटी वाली साउंड है। तो क्लियर, ये फैक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए।